नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक के साथ। तो कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच आज बैठक हुई। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जा रही है। पीएम मोदी कोविड समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों से राज्यों का हालातों का जायजा ले चुके हैं और घातक वायरस के फैलने के रोकने के लिए कदमों पर चर्चा भी हुई है। इस बैठक में राज्यों में लगाए प्रतिबंधों पर भी चर्चा हुई है और साथ ही उन उपायों पर भी मंथन किया गया जिसके जरिए कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि भूपेश बघेल की पीएम से चर्चा नहीं हुई, लेकिन पीएमओ को छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे काम की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बढ़ते संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वर्चुअल बैठक ली, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। संक्रमण की बात करें तो रायपुर में पीएचक्यू के 10 से ज्यादा पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बिलासपुर में भी 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान संक्रमित हैं। बस्तर संभाग में सीआरपीएफ के लगभग 50 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं रायगढ़ में एक एएसआई समेत 3 आरक्षक कोरोना की चपेट में है। बढ़ते संक्रमण के चलते रायपुर में आज 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिसमें इंडिगो की 6 और विस्तारा की 2 फ्लाइट्स शामिल हैं। वहीं रायपुर के कॉलेजों की अब परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। बिलासपुर के अटल विश्वविद्यालय और प्रैक्टिकल एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं धमतरी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वहीं जगदलपुर के महारानी अस्पताल की एक स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। साथ ही नर्सिंग कॉलेज की भी 5 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कोरोना ने अब टेंशन बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और उसके बाद अलग अलग जिलों में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कॉलेजों में अब एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज की 5 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियातन वहां पर कदम उठाए गए हैं। कोरोना के हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समीक्षा बैठक की है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़े। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गों से बैठक और समीक्षा के बाद साफ कर दिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके बाद भी लोग अफवाहों में फंस रहे हैं। लोग नासमझी करते हुए जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं और इस ट्रेंड का फायदा उठाते हुए कई इलाकों में छोटे व्यापारियों ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी की भी शुरुआत कर दी है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में जरूरी चीजों की सप्लाई गड़बड़ाने लगी है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक सीएम के साथ हुई समीक्षा बैठक में लॉकडाउन नहीं लगाने पर फैसला हुआ है। प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग चीजों को बेहिसाब स्टोर करके रखें। इससे डिमांड और सप्लाई गड़बड़ा जाएगी, लिहाजा लोग जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदें। कस्टमर पैनिक हो जा रहे हैं। कस्टमर को लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, तो कस्टमर क्या कर रहे हैं कि जिसको एक पीस का रिक्वायरमेंट है वो 4 पीस ले रहा है, 10 पीस ले रहा है, जिससे सामान की अननेसेसरी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। एक्सेस सामान परचेस ना करें, जिससे डिमांड सप्लाई में दिक्कत। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर के आंकड़े और इसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट करने और फिर डिलीट के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेश सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चौथा स्थान अगर पूरे देश में मिला है तो मैं समझता हूं आने वाले समय में और कोशिश करेंगे हमारा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जनता के सामने इस मामले में श्वेत पत्र जारी करें कि किस किस विभाग में कितने कितने लोगों को नौकरी दी गई है। मोदी जी के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दें। अपने दम पर यहाँ कोई रोजगार क्रिएट नहीं कर पाए हैं। 18 में हमारी सरकार बनने के पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था, 22%। अब उससे अगर अभी के आंकड़े कम हो गए
तो आदरणीय डॉक्टर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई, उसको देखकर यही कह सकता हूँ तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बीते कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे हॉट मुद्दा बन चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब वायदा खिलाफी तक पहुंच गई है। बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर जारी जुबानी जंग में बढ़त लेने भूपेश सरकार के 2 मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर कई हमले बोले। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, लेकिन सच ये कि केंद्र की नाकामी की वजह से युवाओं के रोजगार छिन गए, वो पलायन को मजबूर हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में भी लोगों को नौकरियां दे रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार को उपलब्ध कराए। रविंद्र चौबे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में केवल आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हुई। तत्कालीन रमन सरकार ने करोड़ों के इन्वेस्टर समिट आयोजित किए। 5 लोगों को लेकर खुद भी टेक्सास गए, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामकाज और बेरोजगारी दर के आंकड़े को ट्वीट कर डिलीट करने पर रमन सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने केवल और केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम लेने का प्रयास किया था। ये आंकड़े पढ़े डॉक्टर रमन सिंह, और उन्होंने डिलीट किया तो अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन पहले बार उन्होंने जो टिप्पणी की उसके लिए उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक और कांग्रेस केंद्र सरकार रमन सिंह पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत अन्य बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के आंकड़ों को गलत बताने संबंधी पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि 5 लाख में से कितनों को कौन से विभाग में नौकरी मिली है। श्री चौबे जी से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 1 महीने में आंकड़े 2.1% आए हैं। 1 महीने के आंकड़े हैं ये। इसके पहले EMI ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन तो कर लेते चौबे जी। शिक्षकों को 14,000 लोगों में से अभी तक सबको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। सहायक प्राध्यापकों को अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। पुलिस की भर्ती हो गई, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो खाली सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है, परंतु लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। आज सरकार बताने की स्थिति में नहीं है कि किस विभाग में कितनी नौकरी दी गई है। जो नौकरी की बात आ रही है, अधिकांश इनके कोर्ट में लंबित है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटने से भूपेश सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष सरकार के दावों को खोखला बताने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन अहम सवाल ये, कांग्रेस इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है और ये बताया जा रहा है कि सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होनी है। सरकार में पिछले महीने और इस महीने बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी पर असर पड़ा है। करीब 2 से 3 दिनों के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। इस बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने संकेत दिए हैं कि राज्य में धान खरीदी तेजी से की जा रही है, जिसकी वजह से रुकावट के बाद भी सरकार अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेगी। अभी तक 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब क्योंकि 31 जनवरी तक अंतिम तारीख है, इस लिहाज से सरकार के पास अभी 18 दिन बचे हुए हैं। सरकार का दावा है धान खरीदी का लक्ष्य तय वक्त पर पूरा हो जाएगा, तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अभी वक्त है, 20 दिन लगभग अभी बचा हुआ है। तो हमारा दिवस समाप्त होने के पूर्व ही धान खरीदी का हमारा 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में महापौर और सभापति का चुनाव हो चुका है, लेकिन सबसे बड़े निकाय भिलाई नगर निगम में अब तक MIC गठन के लिए माथापच्ची के बाद लिस्ट जारी कर दी गई है। रिसाली और चरौदा निगम में MIC का गठन हो चुका है, जहां ताम्रध्वज साहू CM और PHE मंत्री के करीबियों को MIC में प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव के करीबियों को एमआईसी में जगह दी गई है। 70 वार्ड वाले भिलाई नगर निगम में भी बहुत से महापौर के दावेदार थे। वहीं इस बार नए पार्षदों के साथ कई वरिष्ठ पार्षद भी चुनाव जीत कर आए हैं, जो पहले एमआईसी के सदस्य रह चुके हैं। लेकिन इस बार नीरज पाल के महापौर बनने के बाद एमआईसी का स्वरूप 5 साल के लिए तैयार होगा। उन्होंने 14 पार्षदों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी है। महापौर पार्षद में 4 महिलाओं को भी स्थान मिला है। दुर्ग जिले के नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 720 में से 563 अभ्यर्थियों ने खर्च का अंतिम हिसाब जमा कर दिया है। बचे हुए 157 अभ्यर्थियों ने अभी तक हिसाब जमा नहीं कराया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अब 22 जनवरी तक हिसाब जमा कराने के लिए समय दिया गया है। अलग अलग नगरीय निकाय में जानकारी लेने के लिए कई विभागों के 87 कर्मचारियों की टीम लगातार काम कर रही है। अंतिम तिथि से पहले हिसाब जमा कर आखिरी में भीड़ भाड़ से बचने के लिए बचे हुए अभ्यर्थियों को लिखित सूचना के साथ साथ फोन पर याद दिलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम भिलाई के 40, भिलाई चरौदा के 70, रिसाली के 3 और इसी के साथ नगर पालिका परिषद जामुल के शेष 37 अभ्यर्थियों को 22 जनवरी के पहले खर्च की जानकारी देने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र साल 2021-22 में सभी राजकीय निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में सभी पाठ्यक्रमों की पहले और तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में ही होंगे। कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। क्लास और परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय विस्तृत गाइडलाइन जारी करेंगे। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाए। शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ को 1/3 रोस्टर के हिसाब से उपस्थित रहने का निर्देश जारी होगा। रोस्टर ड्यूटी वाले दिन महाविद्यालय से और शेष दिन निवास से ऑनलाइन अध्यापन कार्य होगा। किसी भी स्थिति में अधिकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृति कराए बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको लोरमी से बता दें, कोटा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया है और 5 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। आदिवासियों ने मुख्य मार्ग का घेराव किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी का ये ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लोरमी के वन विभाग दफ्तर का घेराव किया गया है। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। कर्मचारियों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक तोखन साहू ने समर्थन दिया है। एसडीएम तहसीलदार ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटे हुए हैं। काबर मार थपई के गे हैं तो मोर लइका घला मारे हैं, मोहुल मारे हैं। एक जन लइका मोर घर में बेहोश पड़े है और कहाँ ओला पकड़ के मोर पति ला रखे है ते लवानी भाग बताही। अपन पापा चढ़ाते रहे तो मोर डंडे से मारी से। कौन मारी से? वन विभाग वाले मन मारी से। के जन गिरी ने वन विभाग वाले मन? 5-7 जन रही से। पकड़ के ले गए हैं घर से जबरदस्ती और जंगल पूरा गांव वाले काटे हैं। तीनों गांव मिलकर लेकिन हमारे पति बस पकड़ ले गए हैं। तो हम जानना चाहते हमारे पति कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं है। मैं खुद एसडीएम से बात किया हूँ कि ऐसी परिस्थिति है, आपके जानकारी में बात होनी चाहिए। और एसडीएम से मैं बात भी किया हूँ कि इन बच्चों की आप डॉक्टर मुलाकात कराइए, आप FIR दर्ज कराइए और जाँच कराइए। और जो मारपीट किए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, आदिवासियों ने चक्का जाम किया है, वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, पूरा मामला जो है ये खुड़िया रेंज के डोंगरीगढ़ भूत कछार के जंगल से जुड़ा मामला है और यहाँ के रहने वाले उत्तम ध्रुव और भागवत पट्टा नाम के 2 व्यक्तियों पर जो है अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए जो है वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और इनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इन्हें आज सुबह जो है 11 बजे के आसपास इनके घरों से इनको गिरफ्तार किया है। इनके जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके घर वालों का ये आरोप है कि जब गिरफ्तारी के वक्त वन महकमे की टीम पहुंची, अधिकारी वहां पहुंचे तो न सिर्फ गिरफ्तार युवकों के साथ मारपीट की गई बल्कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी वन विभाग के अधिकारियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। लिहाजा इसी बात से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में, मैं बता दूं कि 40 से 50 किलोमीटर दूर से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी यहां पहुंच गए हैं और लोरमी कोटा मुख्य मार्ग पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त बीत गया है, बावजूद उसके वो वहां से हट नहीं रहे हैं। हालांकि स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर मौजूद है, उन्हें समझाइश देने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन वो हट नहीं रहे हैं। उनके सीधी मांग है कि जो
आरोपी जो अधिकारी उनके साथ मारपीट किए हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी उनके साथ मारपीट किए, उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं बता दूं कि इस पूरे मामले पर जो है भाजपा भी आदिवासियों के समर्थन में उठ गई है। पूर्व विधायक तोखन साहू भी लगातार उनके साथ जमे हुए हैं और लगातार सड़क पर चक्का जाम की स्थिति है। चक्का जाम की वजह से लोरमी कोटा जो मुख्य मार्ग है, दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतार लगी हुई है। कई बस फंसे हुए हैं, उसके अलावा ट्रक है, कुछ निजी वाहन है, तो आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध है। लेकिन अभी तक जो है जाम नहीं खुल पाया है, लिहाजा जाम इसी तरह लगा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार ये कवायद में जुटे हुए हैं कि किसी तरह इनको समझाया जाए। बता दूं लोरमी इलाके का तापमान भी आज काफी कम है, रात का वक्त है, अच्छी ठंड है, यहाँ पे 9 से 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। उसके बावजूद ये आदिवासी वहां से हिल नहीं रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। तो स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो प्रशासन की टीम यहाँ से लोगों को जो है, जो लोरमी लोकल के लोग हैं जो आसपास घेरा डाल के रखे, उनको हटाने का काम कर रही है। लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है कि आसपास जो दुकान है, घर है, वो अपने दुकान के शटर बंद कर दें, घरों के दरवाजे बंद कर दें। तो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। जी शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लोरमी से बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया है आदिवासियों की तरफ से और 5 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने घर पर घुसकर कुछ ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी। ये आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से और 5 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बिलासपुर में मस्तूरी थाना क्षेत्र के दर्री घाट में दिन दहाड़े डकैती से सनसनी फैल गई। हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने निशाना बनाया कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले के घर को। बदमाशों ने घर की महिलाओं को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। डकैतों ने सोने चांदी की जेवर और नकदी समेत करीब 5 लाख से ज्यादा की डकैती की है। घटना की सूचना पाते ही आईजी, एसपी समेत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक वारदात के समय टाकेश्वर पाटले घर पर नहीं थे और इसी का फायदा उठाकर हथियारबंद हेलमेट और मास्क लगाए 8 से 9 बदमाश घर में दाखिल हुए और बंदूक दिखाकर घर की महिलाओं के हाथ पैर को रस्सी से बांधा और फिर इत्मीनान से घर का कोना कोना छाना। इस दौरान घर की अलमारी में रखे सोने चांदी की जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। डकैतों की तलाश के लिए पुलिस ने स्पेशल टीमों का गठन किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इस दौरान उसे 3 अलग अलग बाइक पर संदेही डकैती जाते दिखे हैं। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से शायद 8 से 9 लोग घटना में सम्मिलित थे, जिनके पास हथियारबंद भी थे और एक कट्टे जैसा कोई वेपन भी होना बता रहे हैं। चाकू भी इन लोगों ने रखा हुआ था। किसी को कोई आहत नहीं है, चोट नहीं आई है। घटना में सभी प्रकार के इनपुट्स यहाँ से लेकर और अब टीम्स बनाकर अग्रिम इसमें पतासाजी की जाएगी। महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी कालीचरण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रायपुर कोर्ट ने कालीचरण की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। आज कालीचरण को सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान जज ने अतिरिक्त 14 दिनों की न्यायिक रिमांड बढ़ाते हुए कालीचरण को जेल भेज दिया है। यानी अब उन्हें 25 जनवरी तक जेल में ही रहना होगा। दूसरी तरफ बिलासपुर हाईकोर्ट में कालीचरण की जमानत याचिका लगाई गई है। याचिका में पुलिस रिमांड को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा जमानत के लिए कई आधार बनाए गए हैं, जिस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है। और इसी बीच आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता दें। छत्तीसगढ़ में आज आंकड़ा 6000 को पार कर गया है। 6015 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज राहत भरी खबर यह है कि 4636 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और अब छत्तीसगढ़ की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9.51% तक जा पहुंची है। 63,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है और अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 28,797 तक जा पहुंची है। वहीं रायपुर में 2020 नए केस मिले हैं। एक बार फिर से हॉटस्पॉट रायपुर। दुर्ग में 673, बिलासपुर में 459, रायगढ़ में 454 और जांजगीर में 281 नए केस सामने आए हैं। राजनांदगांव में 246, जशपुर में 226 और सरगुजा में 194 नए केस सामने आए हैं। कोरिया में 137 संक्रमित मिले हैं। दंतेवाड़ा में 78 और धमतरी में 76 नए केस आए हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।